And now we will discuss most important long question of chapter number 1 is the science as a collaborative field. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा फुल मार्क्स तब मिलते हैं जब स्टूडेंट वो वर्ड्स यूज करता है जो किताब के अंदर भी लिखे होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को मैं हाईलाइट करूंगा, बोल्ड करूंगा और इस क्वेश्चन को टेक्निकली आपने डील करना है। तो मैं टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आपने इस चैप्टर को याद करना है ताकि आपका जोर कम से कम लगे और ये चैप्टर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखें तो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस का तो आपको पता है और कोलैब का मतलब होता है जब साइंस के डिफरेंट शोबे मिलकर काम करते हैं उसे कोलैब कहते हैं। इसका फायदा बहुत होता है कि जो रिसर्च आपकी 10 साल में कंप्लीट होनी है वो 1 साल में कंप्लीट हो सकती है। बहुत लंबी जो रिसर्च है वो जल्दी कंप्लीट होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे बायो के साथ बायोकेमिस्ट्री वाले, कंप्यूटर वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, रोबोटिक्स वाले मिलकर किसी एक मकसद के लिए जब काम करेंगे। जैसे ह्यूमन जीनोम था उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स मीन्स फील्ड्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये मैंने वर्ड हाईलाइट किया हुआ है। किसी ऐसे मसले को हल करना जो जिसकी समझ नहीं आ रही तो डिफरेंट फील्ड्स के लोग मिलकर काम करते हैं। Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise. इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के लोग होते हैं मतलब मुख्तलिफ शोबों के लोग होते हैं, ये मिलकर इस अच्छे अंदाज में काम करते हैं इनका इनका इनकी रिसर्च से बेहतर फायदा उठाया जा सकता है, जिसे लिवरेज कहा जाता है। मीन्स के फायदा उठाना, किस चीज से फायदा उठाना? इनकी स्ट्रेंथ मतलब इनकी स्पेशलाइजेशन किन चीजों में है। बायो की बायो के अंदर स्पेशलाइजेशन होगी, जो कंप्यूटर का पर्सन होगा उसकी कंप्यूटर में होगी। एंड एक्सपर्टीज और इनके स्किल से बेहतर फायदा उठाना है। तो इस लाइन का मतलब बना लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज मीन्स के इंटरडिसिप्लिन के अंदर ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनकी स्पेशलाइजेशन और स्किल्स का फायदा उठाया जाता है ताकि क्विकर जल्दी रिसर्च हो जाए एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिले। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके जो सॉल्यूशंस बनाएंगे लोग तो वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम तो उन्हें यूज कर पाए लेकिन जो आने वाले दौर के लोग हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी इनसे फायदा उठा सके। तो पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये भी एक कोलैबोरेटिव फील्ड थी। हुआ ये था कि जैसा कि आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के साथ मिलकर बने होते हैं। सेल्स हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। जैसे मैंने बताया था टीवी के रिमोट से सेल निकाल दें तो रिमोट काम नहीं करता है, ऐसे ही जिंदा जानदारों की बॉडी में सेल्स की इंपॉर्टेंस है। सेल्स के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स भी काम नहीं करते। तो हुआ ये था, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 13 साल लगे। इसमें यह था कि जैसा कि ह्यूमन सेल है वो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो हमारी बॉडी की तमाम खसूसियात को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक बेबी है, इसने बड़ा होना, इसकी शक्ल कैसी होगी, इसकी स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब डीएनए कंट्रोल करता है। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब डीएनए कंट्रोल करता है। तो साइंस ये चाहती थी कि एक नॉर्मल इंसान का डीएनए का सारा मैप उनके पास मौजूद हो कि कौन सा जीन कहाँ पे मौजूद होता है क्रोमोसोम पर और उसके खराब होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि अगर कहीं फ्यूचर में किसी बच्चे का कोई जीन खराब हो जाए तो उस पर रिसर्च की जा सके, उसे ठीक किया जा सके। चले, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस द मैप ऑफ इंटायर ह्यूमन जीनोम। जीनोम का मतलब होता है कलेक्टिव डीएनए, एक जिंदा जानदार का सारा डीएनए था, उसका एक मैप तैयार करना था। फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ? ये एमसीक्यू पूछा जाता है। 2003 में कंप्लीट हुआ। इसको 13 साल लगे। ये 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 में जाकर कंप्लीट हुआ। इसमें मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने काम किया था। जाहिर बात है मकसद था एक ही कि ह्यूमन जीनोम का मैप तैयार करना। और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स इन्वॉल्व थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी और उसके साथ जेनेटिक्स थी। जेनेटिक्स का भी आपको पता है, जीन्स के बारे में नॉलेज है। इंफॉर्मेटिक्स, ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये वो फील्ड्स कलेक्ट करती है। कंप्यूटर साइंस भी इसमें इन्वॉल्व थी। ये 4 फील्ड्स थी। आप अगर इसमें कोई अपनी मर्जी से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो इसके लिए एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैजिक। एम फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जी फॉर जेनेटिक्स, आई फॉर इंफॉर्मेटिक्स एंड सी फॉर कंप्यूटर। और इसके अलावा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मंकी गेट आइसक्रीम, मंकी फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, गेट फॉर जेनेटिक्स, आइस फॉर इंफॉर्मेटिक्स एंड क्रीम फॉर कंप्यूटर। तो इस तरह ही आपको 4 फील्ड्स पता होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। और इस पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कितनी फील्ड्स जो है वो ह्यूमन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। इसके साथ चलते हैं क्लाइमेट चेंज एंड रिसर्च। क्लाइमेट चेंज आपको पता है हर साल मौसम पहले से ज्यादा शदीद होता है। गर्मी ज्यादा होने से ग्लेशियर्स भी मेल्ट करते हैं, फिर तूफान आते हैं, सैलाब आता है। अब सैलाब आने से लोगों की हेल्थ भी खराब होती है, लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लोगों में बीमारियां भी फैलती हैं और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी वेस्ट हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि इनको भी वर्क करना है साथ मिलकर डिफरेंट फील्ड्स के।
इसमें कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक साइंस जो हमें बताती है कि हवा में आलूदगी बढ़ने से जो दुनिया का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, आलूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। फिर उसके बाद इकोलॉजी भी इसमें शामिल है। इकोलॉजी मीन्स जो एनवायरनमेंट को स्टडी करती है कि जानवरों पर या ह्यूमंस पर इस टेम्परेचर के चेंज होने का क्या है फर्क पड़ेगा, इसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोनॉमिक्स, अगर सैलाब आता है तो कितनी सारी बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, तो हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है, तो इकोनॉमिक्स के लोग भी साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मीन्स सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और उन पर क्या असर आता है सैलाब आने का, तो सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स के लोग भी साथ मिलकर काम करते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका मैंने रखा है ईज के नाम से, ऊपर मैजिक था तो क्लाइमेट के साथ आप ईज रख लें, ई फॉर इकोलॉजी, ए फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज, एस फॉर सोशियोलॉजी और ई फॉर इकोनॉमिक्स। तो आपको ये फील्ड्स भी याद हो जाएगा। और याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अंदर भी क्लाइमेट मौसम को कहते हैं ना, तो इसके जो मौसम चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ सकता है। मौसम चेंज होने से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स पिघलने से नदियां बनती हैं, अगर नदियां वो फट जाएं तो सैलाब आ जाता है, सैलाब आने से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसके साथ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च बहुत टाइप्स की होती है, बीमारियों को पढ़ा जाता है इसमें, स्पेशली कैंसर की रिसर्च जो होती है इसमें भी मुख्तलिफ शोबे मिलकर काम करते हैं, 6 शोबे मिलकर काम करते हैं कैंसर के अंदर, जिसमें सबसे पहला है ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनको का मतलब होता है कैंसर, लॉजिस्ट मीन स्टडी करने वाला, जो कैंसर की स्टडी करता है उसे ऑनकोलॉजिस्ट। ये कैंसर कंसल्टेंट, कैंसर के डॉक्टर कहते हैं। बायोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट हैं, जेनेटिक्स हैं, फार्माकोलॉजिस्ट जो कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं, और स्टैटिशियंस। स्टैटिशियंस कौन होते हैं, वो लोग जो चेक करते हैं कि ये जो कैंसर की दवाई थी इसका कितना फर्क पड़ा लोगों के ऊपर, तो वो स्टैटिशियंस होते हैं। इसके लिए भी बायो जीपीएस के नाम से आप इसको याद रखते हैं। बायो के लिए बाई यूज किया मैंने, बायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए ओ। जीपीएस आपको पता है ट्रैकर होता है, इसी तरह कैंसर को भी तो ट्रैक ही करते हैं ना, जी फॉर जेनेटिक्स, पी फॉर फार्माकोलॉजी एंड एस फॉर स्टैटिशियंस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और ये जो 6 फील्ड्स हैं इनके अलावा आप कोई फील्ड नहीं लिख सकते, आपने यही 6 लिखनी है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स पूरे आएंगे। उसके बाद रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, रोबोटिक्स मीन्स रोबोट, मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि हमने मशीन बनानी है, फिर वो खुद ही सोचेगी, खुद ही फैसला करेगी। तो इसके लिए कौन कौन सी फील्ड्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसमें है कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी। अब वन बाय वन देखते हैं। कंप्यूटर जो होता है ये रोबोट नहीं बनाते, कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्रामिंग बनाते हैं कि ये रोबोट चलेगा कैसे, ऑपरेट कैसे होगा। उसके साथ इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं वो रोबोट बनाते हैं। एक ने रोबोट को चलाने के लिए प्रोग्राम बनाया, मीन सॉफ्टवेयर बनाया, एक ने रोबोट बना दिया, वो इंजीनियरिंग वाले हैं। मैथ्स वाले कि ये रोबोट कितने प्रिसाइज एंगल से मूव करेगा, इसकी मूवमेंट्स कितनी होंगी, इसको डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, ये कहां तक देख सकता है। न्यूरो साइंस, ये क्या करेंगे, रोबोट्स को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि रोबोट्स अपने आसपास के माहौल, सराउंडिंग से एक्सपीरियंस लेगा और इसके मुताबिक सीखता भी जाएगा ऑटोमेटिकली, सेल्फ लर्निंग, जैसे जैसे मशीन लर्निंग कहते हैं, सीखता जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी, जब ये आसपास के माहौल से सीखेगा तो साइकोलॉजी इसको सिखाएगी कि आपने पोलाइटली बिहेव करना है अपने आसपास की सराउंडिंग से, कोई फॉरन बिहेव नहीं करना ताकि किसी को नुकसान हो जाए। तो ये देखा सारी फील्ड्स ने मिलकर काम किया एक रोबोट बनाने के लिए। अब इस रोबोट का फायदा क्या होगा, गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलेंगी, बिना डॉक्टर के सर्जरी परफॉर्म होगी और बहुत बेहतर परफॉर्म होगी, जिसमें गलती होने के चांसेस कम से कम होंगे, यही इसका फायदा है। दिस कोलैबोरेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार एडवांसमेंट्स, जिद्दत आएगी, मजीद बेहतर मशीनें बनेंगी इन रोबोटिक सिस्टम, ऑटो ऑटोनमस व्हीकल्स, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां जिन्हें ऑटोनमस व्हीकल्स कहते हैं, बिना ड्राइवर के, मशीन लर्निंग होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे एनएलपी कहते हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी को आप वॉइस कमांड देते हैं तो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर भी करती है, आपकी बातें सुनती है। इसके अलावा दूसरे एआई वॉइस असिस्टेंट हैं, तो ये भी इसी तरह से डेवलप होते हैं जब सारे लोग मिलकर, साइकोलॉजी के लोग, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो चैट जीपीटी भी इसी तरह से बनी है। उसके साथ इसको याद रखने का तरीका है कॉम्पेन, कॉम्पेन, इसमें को फॉर कंप्यूटर साइंस, एम फॉर मैथ, पी फॉर साइकोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एन फॉर न्यूरो साइंस। तो कॉम्पेन के नाम से इसको याद रख लें और ये 5 की 5 फील्ड्स आपको याद हो जाएंगी, आपका नंबर नहीं कटेगा इस लिहाज से। अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन में देखें तो स्पेस में आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं, तो इसमें है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो आईएसएस है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में, तो यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपर्ट लोग मिलकर काम करते हैं। तो कौन कौन सी फील्ड्स के लोग जो हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने जाते हैं, इसमें एस्ट्रोफिजिक्स हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्स और जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, अर्थ है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद प्लानिटरी साइंस, ये स्पेसिफिकली सिर्फ प्लैनेट्स और मून्स की
रिसर्च करती है और उसकी सरफेस के ऊपर जो मौजूद है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग, जो स्पेसशिप बनता है या स्पेसशिप में जाना है, स्पेसशिप के थ्रू जाना है, तो ये काम सारा मशीन की डेवलपमेंट सारा कुछ ये करते हैं। बायोलॉजी और मेडिसिन के लोग क्या करते हैं, ये जाकर वहां पे रिसर्च करते हैं कि स्पेस जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे इंपैक्ट करती है, कैसे अपना असर छोड़ती है। जैसे आपने सुना होगा स्पेस में जो लोग जाते हैं उनकी मसल्स, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो ये वहां पे जाके रिसर्च करते हैं। सो दीज कोलैबोरेशंस इनएबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब है कायनात को समझने के बारे में मदद मिलती है कि ये कायनात किस तरह से ऑपरेट हो रही है। इसके साथ इसको याद रखने का तरीका पी बीम्स के नाम से याद रख लें। P फॉर प्लानिटरी साइंसेज, B फॉर बायोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड M फॉर मेडिसिन। ये 5 शोबे मिलकर काम करते हैं। इसके साथ ये 5 शोबे कौन कौन सा, इनको याद रखने में अक्सर मसला हो जाता है, तो मैंने चार्म्स के नाम से इसका जो है वो थोड़ा सा बनाया हुआ है। चार्म, C फॉर क्लाइमेट चेंज, CHARMS चार्म्स है ना। H फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, AR फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, M फॉर मेडिकल रिसर्च एंड S फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। और ये साथ मैंने बता दिया कि कौन कौन सी फील्ड जो है वो मिलकर साथ काम कर रही हैं।